ठीक है, तो हम लोग आज बजट 2026-27 को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बजट से संबंधित ऐतिहासिक सफर को देखेंगे कि प्राचीन काल से कैसे जो है बजट का प्रावधान होता आया है। ठीक है, और हम लोग शुरू करेंगे बिल्कुल 1860 से। 1860 में 7 अप्रैल वह दिन था जब पहली बार भारत में जो है बजट प्रस्तुत किया गया था। व्यक्ति थे जेम्स विल्सन। ठीक है, जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में जो है पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया था। फिर इसी वर्ष 1860 में ही क्या होता है, 24 जुलाई को इनकम टैक्स जो होता है आयकर, इसका भी नींव रखा जाता है। ठीक है, इसी साल 1860 में ही। ठीक है ना, तो इसीलिए आप गौर करेंगे कि 24 जुलाई को हम लोग प्रतिवर्ष इनकम टैक्स डे मनाते हैं। आप लोगों को शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि 24 जुलाई को हम लोग इनकम टैक्स डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है 1860 में जेम्स विल्सन के द्वारा आयकर की नींव रखी गई थी। उसके बाद 1924 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 1924 में ही एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। ठीक है, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग किया गया और यह परंपरा जो है, यह परंपरा 92 साल तक चलती रही। ठीक है, 92 ईयर्स तक चली। फिर 2017 में जो है इसको विवेक देवड़ा समिति की सिफारिश पर फिर से आम बजट के साथ रेल बजट को मर्ज कर दिया गया। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग 1947 से लेकर 1900 तक ईस्वी में क्या हुआ। ठीक है, यानी आजादी से लेकर 1990 तक आर्थिक सुधार होने के बीच में क्या क्या घटना रही है, उन सबको देखेंगे। 1947 में क्या होता है, सबसे पहली बार आर सन्मुखम चेट्टी के द्वारा जो है स्वतंत्र भारत का पहला अंतरिम बजट प्रस्तुत किया जाता है। फिर जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो जाता है तो गणतंत्र भारत का पहला आम बजट जॉन मथाई के द्वारा पेश किया जाता है और 1950 में ही योजना आयोग का भी गठन किया जाता है। ठीक, फिर 1970 में क्या होता है, तो उस समय जो है हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री रहती हैं इंदिरा गांधी। वह पहली ऐसी महिला रहती हैं जो बजट प्रस्तुत करती हैं। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जो हैं वो अपने पास वित्त विभाग भी रखती हैं। ठीक है, वित्त विभाग को अपने अतिरिक्त प्रभार के रूप में रखती हैं और इस वजह से इनको बजट भाषण प्रस्तुत करने का मौका मिलता है। फिर 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा जाता है क्योंकि उस समय जो है राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हो गया था। कारण क्या था? उसका कारण था उसी समय आपको पता होगा कि 1971 में बांग्लादेश विभाजन हुआ था, युद्ध हुआ था। इसके अलावा उसी समय जो है बहुत विशाल, बहुत बड़ा अकाल और सूखा आया था। इस वजह से 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहते हैं। फिर 1982 को देखेंगे तो यहाँ पे एक घटना देखने के लिए मिलती है। जब राष्ट्रपति भवन में बजट तैयार हो रहा था, लेकिन बजट डॉक्यूमेंट के कुछ पन्ने जो थे वो सरकारी प्रेस से ही जो है ना गायब हो गए थे। गायब हो गए मतलब लीक हो गया था। तो तब से क्या हुआ है, 1982 के बाद से इसको बहुत ही गुप्त रूप से तैयार किया जाता है। ठीक है, पेपर लीक की घटना देखी गई थी। अब 1990 के बाद क्या होता है, 1990 के बाद हमारी अर्थव्यवस्था को एक बेहतर तंत्र देने के लिए, अच्छी व्यवस्था लागू करने के लिए क्या किया जाता है, उदारीकरण, एलपीजी रिफॉर्म लाया जाता है। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है वो ऐतिहासिक उदारीकरण का बजट प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कि मनमोहन सिंह के द्वारा जो 1991 का बजट प्रस्तुत किया गया था वो सबसे लंबा बजट भाषण था शब्दों के हिसाब से। ठीक है, मैं टाइम पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। टाइम पीरियड के हिसाब से 2 घंटा और 42 मिनट का भाषण निर्मला सीतारमन देती हैं 2020 में। लेकिन शब्दों के हिसाब से सबसे बड़ा बजट भाषण की बात करिएगा तो 1991 का डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया था। ठीक है, उसके बाद 1999 की बात करेंगे तो 1999 में एक घटना देखी जाती है जब यशवंत सिन्हा जो वित्त मंत्री थे वो 5 बजे शाम से चेंज कर देते हैं टाइम बजट प्रस्तुत करने का और 11 बजे सुबह में करते हैं। दरअसल 1999 से पहले क्या होता था कि जितना भी बजट था ना उसको शाम में पेश किया जाता था। उसका कारण था कि जब हम लोग गुलाम थे तो ब्रिटेन हम लोगों को गुलाम बनाया था। ठीक है, और ब्रिटेन में और भारत के टाइम पीरियड को जब मिलाइएगा ना तो यहाँ पे अगर भारत में शाम में बजट प्रस्तुत होगा तो उस समय ब्रिटेन का दिन हो रहा होगा, सुबह हो रहा होगा। ठीक है, तो इस प्रवृत्ति को बदलते हुए क्या करते हैं, 1999 में यशवंत सिन्हा जो है शाम के बजाय सुबह में बजट पेश करना शुरू करते हैं। फिर 2000 ईस्वी में क्या होता है, पहली बार शनिवार को बजट प्रस्तुत होता है। ठीक है, मतलब ये भी अवधारणा रही थी कि शनिवार को बजट प्रस्तुत नहीं करना है क्योंकि शनिवार के बाद रविवार होता है, मार्केट बंद रहता है। ठीक है, तो लेकिन ये अवधारणा टूटी है और शनिवार को बजट प्रस्तुत होता है। फिर
वर्तमान समय की बात करेंगे 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उसके बाद की बात करते हैं तो 2017 में क्या होता है, रेल बजट को वापस आम बजट में मिला दिया जाता है। किस समिति की सिफारिश पर? विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। इसके अलावा बजट प्रस्तुत करने का तारीख जो है ना, वो फरवरी के अंतिम दिन से चेंज करके फरवरी के पहले दिन शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो 2017 में दो चीजें चेंज होती हैं, रेल बजट को आम बजट में मिलाया जाता है और बजट पेश करने का डेट जो है वो 1 फरवरी निर्धारित किया जाता है। फिर 2019 में क्या होता है, निर्मला सीतारमन जो है वो ब्रीफकेस में जो बजट आता था ना, उसको चेंज करके वो क्या करती हैं, लाल कलर के एक कपड़े में बांध कर बजट लाती हैं और उसको बजट की जगह पे बही खाता कहना शुरू करती हैं। ठीक है, उसके बाद 2021 में क्या होता है, कोविड के कारण प्रिंटेड फॉर्म में बजट प्रस्तुत नहीं हो पाता है और टैब के थ्रू जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए पहला डिजिटल और पेपरलेस बजट 2021 में आता है और उसके बाद से अब पेपरलेस बजट ही भारत में देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि था जिसमें हम लोग 1860 में जब पहली बार बजट प्रस्तुत हुआ था वहां से लेकर 2025-26 तक के फैक्ट्स देखें। इसके अलावा दो अन्य फैक्ट याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा बार बजट प्रस्तुत करने का रिकॉर्ड जो है वो मोरारजी देसाई के पास है, सबसे अधिक वह 10 बार प्रस्तुत किए हैं। निर्मला सीतारमन जो है वो 9 बार कर चुकी हैं, अगली बार जब करेंगी तो रिकॉर्ड की बराबरी हो जाएगी। मोरारजी देसाई के साथ एक फन फैक्ट ये भी है कि उनका डेट ऑफ बर्थ जो था वो 29 फरवरी को था और बजट प्रस्तुत करने का जो डेट था ना वो फरवरी महीने का अंतिम दिन होता था। तो इनके पास एक रिकॉर्ड ये भी है कि ये 29 फरवरी को रिकॉर्ड मतलब 2 बार जो है ना बजट पेश किए हैं 29 फरवरी को। ठीक है ना, यानी लीप ईयर होता है तभी ये 29 फरवरी आएगा, तो 2 लीप ईयर में मोरारजी देसाई ने बजट प्रस्तुत किया था। एक ऐसे फन फैक्ट था, मिल गया था न्यूज़पेपर में, हम यहाँ लेके आएंगे। इसके अलावा हलवा सेरेमनी होता है, मतलब क्या कि बजट की छपाई शुरू होने से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा बनाया जाता है और फिर इसको आपस में बांटा जाता है, खाया जाता है। तो एक हलवा सेरेमनी भी बजट में देखने के लिए मिलता है। तो ये हमारा बजट से जुड़ा हुआ जितना भी ऐतिहासिक सफर था उसको हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं जी। अब हम लोग भारतीय संविधान में बजट को लेकर जो प्रावधान है ना और किस तरीके से बजट प्रस्तुत होता है, क्या प्रक्रिया होती है, उसको देखेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि बजट शब्द क्या है। ठीक है, बजट क्या संविधान में बजट जैसा कोई शब्द है क्या? तो नहीं है। ठीक है, संविधान में बजट की जगह पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है। ठीक है, बजट जैसा कुछ है नहीं। दरअसल बजट जैसा शब्द जो है ना वो है ही नहीं। बजट की उत्पत्ति कैसे हुई, इस शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो बुल्गा नाम का एक शब्द था। लैटिन जब डिक्शनरी देखिएगा तो उसमें आपको बुल्गा नाम का एक शब्द मिलेगा। उसी से जो है ना ब्यूगेटे नामक एक शब्द बना है जो कि फ्रेंच वर्ड है और उसका मतलब होता है चमड़े का बैग। और वही बुगेटे जो है आगे चलकर बजट बनता है। बजट का मतलब भी क्या होता है? चमड़े का बैग। इसीलिए आप गौर करेंगे कि जब हमारी वित्त मंत्री 2019 में क्या करती हैं, बजट नाम चेंज करके उसको बही खाता कर देती हैं। ठीक है ना, तो बजट शब्द की उत्पत्ति याद रखिएगा। बजट एक फ्रेंच वर्ड है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अब हम लोग संविधान की में जो कैसे बजट प्रस्तुत होता है, कौन कौन से आर्टिकल्स, कौन कौन से अनुच्छेद इससे जुड़े हुए हैं, उसको देखेंगे। तो ये जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण जो संविधान में लिखा हुआ है, ये एक प्रकार का मनी बिल है। ठीक है, आप लोग बताइए मनी बिल संविधान में कौन से अनुच्छेद में है? मनी बिल किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 110 में। बहुत बढ़िया है ना। और मनी बिल के साथ खासियत क्या है ना कि मनी बिल जब भी संविधान में मतलब जब भी पार्लियामेंट में आएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की जरूरत होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है ये कौन बताता है? तो इसका निर्णय जो है लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। ठीक है ना, तो दो चीज याद रखिएगा, मनी बिल 110 नंबर आर्टिकल में है, बजट जो है वो एक मनी बिल है। कोई भी मनी बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति की जरूरत होती है और कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष लेते हैं। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं कि हमारा बजट जो है एक मनी बिल है। अब बजट जो है यानी वित्तीय वार्षिक विवरण जो है वो अनुच्छेद 112 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष, ठीक है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। तो राष्ट्रपति जो है प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत करवाते हैं। किसके थ्रू करवाते हैं?
फाइनेंस मिनिस्टर के थ्रू करवाते हैं, और इसे ही सामान्य भाषा में बजट कहा जाता है। यानी आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो हमारे एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं, हमारे कार्यपालिका के हेड होते हैं। उनका दायित्व है कि देश को बताएं कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसे चल रहा है, हम आने वाले साल में कैसे प्रगति करेंगे, ठीक है। तो अपना दायित्व, अब चूंकि राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होते हैं तो खुद तो ये नहीं कर सकते, तो वो करने का काम किसको सौंपते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर को। यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है वो संविधान संसद के दोनों सदनों पर जो है बजट रखवाते हैं, ठीक है। अब अनुच्छेद 113 क्या कहता है? 113 जो है वो कहता है डिमांड ऑफ ग्रांट के बारे में, ठीक है, अनुदान की मांग, ठीक है। इसमें क्या होता है? अनुदान की मांग केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जा सकती है। फिर अनुच्छेद 114 क्या कहता है? एप्रोप्रिएशन बिल, यानी विनियोग विधेयक। इसके थ्रू क्या होता है? सरकार को भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेट फंड से धन निकालने के लिए इस विधेयक का पास होना अनिवार्य है। अब आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये सब क्या है ना। प्राक्कलन क्या होता है, विनियोग विधेयक क्या होता है, ये आपको यहाँ समझ में आएगा जब मैं आपको बजट पारित करने के चरण समझाऊंगा। अभी बस सुन लीजिए। 112 में क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बात किया गया है। 113 में ग्रांट्स के बारे में बात किया गया है, डिमांड ऑफ ग्रांट्स। 114 में विनियोग विधेयक के बारे में बात किया गया है। 115-16 में अनुपूरक अनुदान यानी सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और लेखा अनुदान यानी वोट ऑन अकाउंट की बात की गई है, ठीक। 265 में क्या है? तो जो आप लोग सुनते होंगे टैक्सेशन के बारे में, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, तो सरकार कितना टैक्स ले सकती है, टैक्स में क्या कैसे परिवर्तन हो सकता है, ये सब जो है अनुच्छेद 265 के तहत कहा गया है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही वसूला जा सकता है, ठीक है। यानी संसद को अगर अपने टैक्सेशन को बदलना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो पहले कानून बनाना पड़ेगा, संसद से पास कराना पड़ेगा, ठीक है। 266 में क्या है? तो भारत की संचित निधि है, ठीक है। 267 में बताइए क्या है? 267 अनुच्छेद में आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि है, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसको भविष्य निधि नहीं, आकस्मिक निधि कहते हैं, ठीक है। भविष्य निधि दूसरी चीज है, वो पेंशन वगैरह से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलिए, और अनुच्छेद 202 क्या है? तो 202 में जैसे हम लोग 112 के तहत सेंट्रल बजट बात करते हैं, केंद्र सरकार की बजट की, तो अनुच्छेद 202 के तहत राज्य सरकार अपना बजट प्रस्तुत करती है, ठीक है। 202 अनुच्छेद में राज्य सरकार के बजट से संबंधित प्रावधान है। अब बजट किस तरीके से पारित होता है हम लोग उसके बारे में जानेंगे। क्या कल संसद भवन में जब निर्मला सीतारमन ने बजट स्पीच दे दिया तो क्या हमारा बजट बन गया, प्रस्तुत हो गया? ऐसा नहीं होता है ना। 6 अलग अलग फेजेज हैं, 6 चरणों से बजट को गुजरना पड़ता है। सबसे पहला चीज क्या होता है? सबसे पहला प्रोसेस होता है बजट का प्रस्तुतिकरण, जो कि कल निर्मला सीतारमन के द्वारा किया गया। सबसे पहले क्या होता है? वित्त मंत्री लोकसभा में बजट पेश करती हैं और उसी के थ्रू बजट भाषण दिया जाता है। फिर बजट राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है, लेकिन राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, अनुदान की मांग पर मतदान नहीं कर सकती है। क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि बजट जो है, बजट वो एक मनी बिल है। मनी बिल केवल लोकसभा में ही पास हो सकता है, राज्यसभा जो है उसके पास मनी बिल को लेकर बहुत सीमित पावर है, बिल्कुल पावर है ही नहीं, ठीक है। लेकिन बजट जो है वो राज्यसभा में भी प्रस्तुत होता है, लेकिन सिर्फ उस पर चर्चा हो सकती है, उसके बारे में वो लोग मतदान नहीं कर सकते हैं, ठीक। फिर अब जब बजट प्रस्तुतिकरण हो जाता है तो सेकेंड फेज होता है आम चर्चा की। अब आप गौर करेंगे कि कल का जब बजट प्रस्तुत हो गया है तो अब अभी से लेकर यानी आज, कल, परसों, तरसों, अभी से 5 दिन 10 दिन जो है बजट पर अलग अलग राजनीतिक दल उस पर चर्चा करेंगे, है ना। बताएंगे बजट कैसा था, अच्छा था, बुरा था, कहाँ क्या करना चाहिए था, है ना। सरकार कहेगी कि बजट बहुत अच्छा था, भाषण देगी, वहीं विपक्ष कहेगा नहीं, सरकार ने बजट अच्छा प्रस्तुत नहीं किया है, इस क्षेत्र में और देना चाहिए था, यहाँ वो करना चाहिए था, वहां वो करना चाहिए था। इस तरह जो है आम चर्चा जो है बजट पर होगी। तीसरा फिर क्या होता है? चर्चा के बाद फिर जो भी बजट होता है मंत्रालय के हिसाब से अलग अलग विभाग को भेजा जाता है, यानी अलग अलग कमिटीज को भेजा जाता है। फिर वो कमिटी क्या करती है? संसद की स्थायी समिति विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों की विस्तृत जांच करती है। मतलब ये कि बजट में जो मांग की गई है वो मांग सही है कि गलत है, इसकी जांच कौन करता है? इसका जांच जो है अलग अलग कमिटीज करती है। और ये जब कमिटी जांच कर रही होती है उस समय संसद की कार्यवाही स्थगित रहती है, रुकी हुई रहती है। फिर चौथा काम क्या होता है? वोट ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट, यानी अनुदान की मांगों पर मतदान। इसका मतलब क्या है
कि जब कमेटी बता देती है कि हाँ बजट में जिस मंत्रालय को जितना पैसा देने की बात की गई है वो ठीक है गलत है, जो भी वो निर्णय देती है उस पर जो है फिर पार्लियामेंट में बात होती है और वोट ऑन ग्रांट होता है, ठीक है, यानी मतदान होता है कि हाँ पैसा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। अब इसमें 3 चीजें निकल के आती हैं। पहला क्या, कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव क्या होता है, विपक्ष को अगर ऐसा लगता है कि सरकार जो पैसा का डिमांड कर रही है वो निरर्थक है, ठीक नहीं है, उसका ये मांग अनुचित है, तो वो क्या करती है, वो सीधे कट मोशन ले आती है। कट मोशन मतलब विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करती है, ठीक है। उसके लिए 3 चीजें करती है। पहला क्या, पॉलिसी कट करती है, यानी मांग की राशि को घटाकर 1 कर देती है। मान के सरकार जो है ना कितना भी रुपया मांगे, मान के चलिए 10 लाख करोड़ मांग ले, 5 लाख करोड़ मांग ले, लेकिन कटौती के कारण क्या होता है, नीतिगत कटौती के कारण विपक्ष क्या करती है, कहती है कि नहीं इतना पैसा नहीं देंगे, मात्र हम 1 रुपया देंगे। मतलब क्या है ना, ये एक सांकेतिक घटना है, ठीक है ना, सांकेतिक चीज है कि हम तुम्हारा विरोध करते हैं, हम तुमको सिर्फ 1 रुपया देंगे। इसको कहते हैं पॉलिसी कट यानी नीतिगत कट। दूसरा कट मोशन होता है आर्थिक कटौती यानी इकोनॉमी कट। इसमें क्या होता है, कि सरकार मान के चलिए 10 लाख रुपए मांगे और विपक्ष को या समिति को लगता है कि नहीं 10 लाख रुपए नहीं बल्कि 9 लाख रुपए ही देना ठीक रहेगा, 9 लाख रुपए में काम हो जाएगा, तो उस समय क्या होता है, इकोनॉमी कट लाया जाता है यानी आर्थिक कटौती लाया जाता है। एक विशिष्ट राशि जो है वो कम करने का प्रस्ताव दिया जाता है। और तीसरा है सांकेतिक कट। सांकेतिक कट मतलब क्या, कि विपक्ष जो है शिकायत दर्ज कराता है कि देखो पैसा तो तुम ठीक मांगे लेकिन हमको पसंद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वो है ना, मतलब मेजोरिटी तुम्हारे पास है वो ठीक है, लेकिन हम फिर भी 100 रुपया तुम्हारा काट लेते हैं। ये भी विरोध प्रदर्शन करने का एक तरीका है। इसको कहते हैं टोकन कट यानी सांकेतिक कटौती। तो इस तरीके से जो है ना 3 प्रकार का आपको कट पता होना चाहिए, नीतिगत कट, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती, ठीक है। ये हो गया कट मोशन। फिर कट मोशन के बाद 5वां जो चरण होता है उसमें विनियोग विधेयक पारित होता है। विनियोग विधेयक मतलब क्या, पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल। इसके तहत क्या होता है, अनुच्छेद 114 के तहत यह विधेयक पास होने के बाद ही सरकार संचित निधि से धन निकाल सकती है। संचित निधि अनुच्छेद 266 में है। संचित निधि में ही सरकार का सारा जमा जो है ना इसी में रहता है। जितने भी तरफ से पैसे आते हैं भारत सरकार को वो सब जो है संचित निधि में जमा रहता है, और सरकार जब विनियोग विधेयक पास हो जाता है उसके बाद ही संचित निधि से पैसा निकाल सकती है। फिर अंत में होता है वित्त विधेयक का पारित होना यानी पासिंग ऑफ फाइनेंशियल बिल। इसके तहत क्या होता है, नए कर लगाने या पुराने कर के बदलाव संबंधित सरकार के प्रस्ताव शामिल होते हैं। इसके पास होने के साथ ही बजट पारित प्रक्रिया मानी जाती है। मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बताया भी था कि सरकार को अगर टैक्स बदलना होता है, टैक्स स्लैब में चेंज करना होता है, तो उसको चेंज करने के लिए उसको एक फाइनेंस बिल पास कराना होता है। अगर वो बिल पास हो जाता है उसके बाद बजट की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। ये माना जाता है कि बजट पूरा हो गया है, ठीक है। तो ये 6 चरण थे। पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, फिर आम चर्चा होती है, फिर अलग अलग विभाग उसकी जांच करती है, फिर जांच करने के बाद बताया जाता है कि हाँ पैसा सही है कि गलत है, फिर वो पैसा दिया जाता है या कई बार उसको नहीं भी दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद विनियोग विधेयक आता है जिससे पैसा निकाला जाता है संचित निधि से, और अंत में क्या होता है, बिल पास हो जाता है फाइनेंस बिल, तो टैक्सेशन में भी चेंजेस आ जाते हैं जहां जरूरत होता है वहां। एक होता है गिलोटीन। अब गिलोटीन क्या होता है ये समझिए। गिलोटीन कई बार क्या होता है कि पक्ष और विपक्ष बजट पर चर्चा करती है, बहस करती है, ठीक है, लेकिन बहस के देखिए क्या होता है ना, टाइम पीरियड तो फिक्स है कि हम लोग इतने देर ही बजट पे बात करेंगे। अब क्या होगा कि हो सकता है कि पूरे बजट पर चर्चा ना हो सके, तो क्या अगर चर्चा नहीं होगी तो सरकार पैसा नहीं लेगा? ऐसा नहीं है, सरकार को तो पैसा चाहिए ही। तो वो क्या करता है कि जिन मुद्दों पर चर्चा हो गई उस पर तो चर्चा हो गई, और जिस पे चर्चा नहीं होती है उसको गिलोटीन माना जाता है। मतलब क्या, बिना चर्चा के ही उसको पारित मान लिया जाता है। तो हाल के दिनों में ना ये बहुत ज्यादा देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष आपस में बहस करते रहते हैं और बहुत सारा चीज जो है ना गिलोटीन के तहत हो जाता है, मतलब बिना चर्चा किए ही उसको पास कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने संवैधानिक प्रक्रिया जो है बजट की उसको समझ लिया है, ठीक है। आप लोगों के अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं या कुछ बताना हो तो बता भी सकते हैं। तो अब हम लोग केंद्रीय बजट 2026-27 का संक्षिप्त विवरण देखेंगे। निर्मला सीतारमन के द्वारा 1 फरवरी को जो भी बातें कही गई इस बजट के संबंध में, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होंगी, सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कुछ फैक्ट्स।
जैसे प्रस्तुति की तिथि, तो 1 फरवरी 2026 को प्रस्तुत किया गया। 2019 के बाद से जो है ये 1 फरवरी को ही प्रस्तुत किया जाता है। 1 फरवरी के दिन खास बात यह थी कि उस दिन गुरु रविदास की जयंती थी, इसके अलावा माघ पूर्णिमा भी था। तो जब निर्मला सीतारमण भाषण देती हैं तो वो इस चीज का जिक्र भी करती हैं कि आज गुरु रविदास जयंती है और माघ पूर्णिमा है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। वित्त मंत्री कौन है? तो वो है अभी निर्मला सीतारमण, ठीक है। ये उनका 9वां बजट था। मुख्य घटना की बात करेंगे तो आपको पता होगा कि बजट पेश करने से पहले हरवा सेरेमनी होता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी लेने जाती हैं वित्त मंत्री। फिर पोशाक की बात करेंगे तो चूंकि निर्मला सीतारमण जो है वो हर बार अलग अलग कपड़ा पहन के आती हैं और उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण होता है। जैसे पिछली बार मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी थी, कारण क्या था? बिहार में चुनाव था। वैसे चुनाव से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता है, बट उसको आप मान सकते हैं कि चुनाव था तो इसलिए मधुबनी पेंटिंग वाला साड़ी पहनी। अभी तमिलनाडु में चुनाव है तो वहां कांचीवरम का साड़ी पहनी है, ठीक है। तो कांचीवरम की सिल्क साड़ी पहनी थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बजट का अवधि की बात करेंगे तो 1 घंटा 25 मिनट था। सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम पे है। 2021 में जब कोरोना हुआ था तो उसके बाद जो है ना 2 घंटा 40 मिनट का भाषण जो है ये दी थी। अब हम लोग इस बजट का 2026-27 के बजट के प्रमुख प्रावधानों की बात करेंगे। इस बजट में सरकार का विजन बताया गया है कर्तव्य काल और विकसित भारत एट 2047, ठीक है। कर्तव्य काल का मतलब क्या है कि अभी जो है हम लोग 2047 की अगर बात करेंगे ना, और अभी हम लोग 2026-27 में है, तो कितना साल बच गया है बताइए? काउंट कीजिए तो कितना साल होगा? लगभग 20 साल के आसपास बच रहा है, ठीक है। तो 20 साल का जो समय है ना, 20 ईयर्स का, इसको हमारी वित्त मंत्री कहती हैं कि ये हम लोगों का कर्तव्य काल है, ठीक है। ये क्या है? हमारा कर्तव्य काल है। अभी अगर हम अच्छा काम करेंगे तभी जाकर हम विकसित भारत बन पाएंगे 2047 तक, ठीक। तो कर्तव्य काल वाला बात याद रखिएगा। इसके अलावा इस बजट को वित्त मंत्री एक संज्ञा देती है, एक नाम देती है, कहती हैं कि ये बजट जो है ना एक सुधार एक्सप्रेस है। क्या है? सुधार एक्सप्रेस, यानी रिफॉर्म एक्सप्रेस। वो बताती हैं कि इस बार जो है हम लोग बहुत सारा सुधार लाए हैं, ठीक है। उदाहरण देती हैं, कहती हैं कि 12 वर्ष में 350 से अधिक सुधार किए हैं। एग्जाम्पल में कहती हैं कि अभी जीएसटी का दर हम लोग घटा दिए हैं, लेबर रिफॉर्म्स किए हैं, है ना। उसके बाद इनकम टैक्स से संबंधित रिफॉर्म लाए हैं। तो ये सब उदाहरण देती हैं, ठीक। उसके बाद 3 कर्तव्य बताती हैं, ठीक है, क्योंकि ये कर्तव्य काल है तो बोलती हैं कि हमारा 3 कर्तव्य है। क्या क्या कर्तव्य है? पहला कर्तव्य है सरकार का कि तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना, ठीक है। रैपिड एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, तेज और सतत आर्थिक विकास हासिल करना। दूसरा कहती हैं आकांक्षाओं को पूरा करना, यानी फुलफिलिंग एस्पायरेशंस, मतलब लोगों का जो आकांक्षा है, सरकार से जो भी उनकी आकांक्षाएं हैं उसका पूरा करना भी उनका कर्तव्य है। तीसरा चीज कहती हैं सबका साथ सबका विकास। तो ये 3 कर्तव्य बताती हैं। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, 3-4 स्टेटमेंट दे देगा, कह देगा इसमें से कौन सा कर्तव्य था, कौन सा कर्तव्य शामिल नहीं था। आप लोगों को याद करना है। पहला क्या है? तेज और सतत आर्थिक विकास। दूसरा है आकांक्षाओं को पूरा करना, और तीसरा है सबका साथ सबका विकास, ठीक। अब इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो है ना 3 आवश्यकताएं बताई हैं, है ना। यानी इन कर्तव्यों को पूरा करने के लिए 3 स्तंभों पर जोर दिया गया है। पहला क्या? बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बेहतर होगा तभी हम इन कर्तव्यों को पूरा कर पाएंगे। फिर बोली है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सेक्टर, यानी मजबूत वित्तीय क्षेत्र, अगर ये मजबूत होगा तभी ये कर्तव्य पूरा हो पाएगा। तीसरा बोली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत आगे बढ़ता है, महारत हासिल करता है, तभी ये कर्तव्य इनका पूरा हो पाएगा। तो 3 कर्तव्य बताई हैं और 3 कर्तव्य के पूरा होने के लिए 3 स्तंभ भी बताई हैं। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे विकसित भारत बनाना है, तो विकसित भारत बनाने के लिए वित्त मंत्री 6 स्तंभ बनाती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि विकसित भारत के लिए कितने स्तंभ बताए गए हैं। याद रखिएगा 6 स्तंभ बताए गए हैं, 6 पिलर्स ऑफ डेवलप्ड इंडिया, ठीक है। पहला स्तंभ क्या है? विनिर्माण, यानी मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग को तेज करने में, स्पीड बढ़ाने के लिए, इस स्तंभ को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई हैं, ये देखिए, ठीक है। पहला योजना है सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, यानी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए हैं, ठीक है। फोकस अब सिर्फ चिप बनाने पे नहीं रहेगा, बल्कि साथ साथ कच्चे माल और सप्लाई चेन पर भी रहेगा। यानी क्या? कि हम दुनिया के लिए भी सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि कौन सा योजना लॉन्च हुआ सेमीकंडक्टर के लिए, तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। फिर रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए जो है ना
एक योजना लाया गया है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम। रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के तहत 4 राज्य में कॉरिडोर बनेंगे। अब ये सीधा पूछ देगा, आपको 4 नाम दे देगा, कह देगा कौन सा इसमें शामिल नहीं है। नाम याद रखिएगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। अब देखिए, तमिलनाडु और केरल आसपास है, तमिलनाडु के ऊपर में आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश के ऊपर में उड़ीसा है। तो इस तरह याद रख सकते हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, ये 4 राज्य जो है वो रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के तहत जो है कॉरिडोर बनाए जाएंगे यहाँ पे। फिर केमिकल के क्षेत्र में 3 नए केमिकल पार्क बनेंगे। कितने केमिकल पार्क बनेंगे? 3 केमिकल पार्क बनेंगे। फिर कंटेनर विनिर्माण, कंटेनर पता होगा आपको कि शिप पे भर के जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है, या फिर आप बहुत सारे ट्रेन में भी देखते होंगे, मालगाड़ी में भी कंटेनर भरा रहता है। तो क्या कहा जा रहा है कि अब भारत जो है अब बहुत सारा कंटेनर का निर्माण करेगा। अगले 5 वर्षों में 10,000 करोड़ जो है ना सिर्फ कंटेनर निर्माण पर दिया जाएगा। चीन पर जो निर्भरता है हमारी कंटेनर को लेकर, इसको कम किया जाएगा। फिर वस्त्र उद्योग के लिए लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। कौन कौन सा योजना है? राष्ट्रीय फाइबर योजना लाया गया है। किस चीज के लिए? रेशम के लिए, ऊन के लिए और जूट के लिए। नाम एकदम याद रख लीजिएगा, रेशम, ऊन, जूट। ठीक है, रेशम, ऊन और जूट, इन तीनों के लिए क्या लाया गया है? राष्ट्रीय फाइबर योजना। सीधा सवाल पूछेगा यहाँ से। फिर अगला योजना है समर्थ 2.0। क्यों लाया गया है? कौशल विकास के लिए, यानी रोजगार को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए लाया गया है सामर्थ्य 2.0। उसके बाद तीसरा योजना है महात्मा गांधी ग्राम स्वरोजगार योजना। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना, ठीक है ना, सॉरी। इसके तहत क्या होगा? खादी, हथकरघा और हस्तशिल्प की ब्रांडिंग की जाएगी। महात्मा गांधी की जो सोच था ना, खादी का, हथकरघा का और हस्तशिल्प का, तो इसकी ब्रांडिंग की जाएगी, इसको बढ़ावा दिया जाएगा। ओके। फिर चौथा और अंतिम है बायोफार्मा। बायोफार्मा में क्या किया जाएगा? स्वास्थ्य क्षेत्र में तकनीक के लिए 5 वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ना पहले हम इतनी चीजों को थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। अगला स्तंभ जो है वो है विरासत। ठीक है, और विरासत के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है? 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टर का जो है पुनर्निर्माण किया जाएगा ना, उसको पुनर्जीवित किया जाएगा। इससे क्या होगा? पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, पर्यटन के क्षेत्र में भारत में बहुत सारी संभावनाएं हैं, तो उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा है एमएसएमई। एमएसएमई द चैंपियन, मतलब क्या है? वित्त मंत्री कही है कि एमएसएमई को वैश्विक चैंपियन बनाना है। मतलब सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत में तो उड़ेगा ही, है ना, पूरे दुनिया में चैंपियन बन जाएगा हमारा एमएसएमई। ठीक है, उसके बाद एमएसएमई से देखिए एक वर्ड निकाला गया है एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, ये बीपीएससी में लास्ट ईयर पूछा भी गया था, जो लोग दिए होंगे उनको याद होगा। एसएमई का फुल फॉर्म पूछा था, ठीक है ना। तो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज है, इसके लिए विकास निधि लाया गया है, यानी पैसा दिया गया है। कितना पैसा? 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। फिर एमएसएमई के लिए आत्मनिर्भर भारत फंड भी दिया गया है। कितना का? 2,000 करोड़ का। इसको अतिरिक्त टॉपअप कहा गया। टॉपअप मतलब क्या? कि पहले से जो पैसा है वो तो दिया ही गया है, और अगर ये पैसा कम पड़ेगा ना तो हम थोड़ा टॉपअप भी कर देते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा दे देते हैं, ताकि ये चैंपियन बना रहे, है ना, उड़ते रहे। एमएसएमई भी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। एमएसएमई का लास्ट ईयर जो है ना डेफिनेशन चेंज किया गया था। बहुत सारे एग्जाम में डेफिनेशन ही पूछता रहा, मेंस में भी डेफिनेशन पूछता रहा। इस बार जो है ये एमएसएमई को चैंपियन बनाना है। चैंपियन बनाने के लिए क्या क्या किया जाएगा वो देखिए। और एमएसएमई का एसएमई जो है, एसएमई यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसको याद रखिएगा। अब अगला है इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना। अवसंरचना में क्या किया जाएगा? तो सबसे पहले पूंजीगत व्यय, है ना। पूंजीगत व्यय क्या होता है? बजट में 2 प्रकार का व्यय होता है। ठीक है, व्यय, एक्सपेंडिचर। पहला होता है राजस्व व्यय। राजस्व व्यय ऐसा व्यय होता है जो अभी पैसा खर्च किया और अभी ही खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। और पूंजीगत व्यय ये होता है कि खर्चा हम अभी कर दिए, पूंजी अभी हम लगा दिए, लेकिन ये पूंजी हमको लंबे समय तक जो है ना कुछ अपने तरफ से आय देता रहेगा, देता रहेगा, देता रहेगा। जैसे मान के चलिए कि ये भारत है ना, भारत, ठीक है, मान के चलिए कि ये हमारा इस तरीके से भारत है। अब इस भारत में क्या हुआ? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता को जोड़ के एक रोड बना दिए। रोड बनाने के लिए खर्च तो हमको अभी लगेगा,
ठीक है ना। तो खर्च तो अभी देना पड़ेगा रोड बनाने के लिए, लेकिन क्या जब ये रोड बन जाएगा तो इसका पैसा हमको एक ही बार आएगा? ऐसा नहीं होता है। रोड बन जाता है तो पैसा आते ही रहता है, ठीक है ना। तो जो लंबे समय तक हम लोगों को लाभ देगा उसको पूंजीगत कहते हैं, पूंजी, ठीक है ना। जैसे जमीन नहीं होता, हम लोग छोटे स्तर पे जब हम लोग रहते हैं घर परिवार में सुनते हैं तो पूंजी में हम इन्वेस्ट किए, जमीन मेरा पूंजी है, ठीक है। तो ये पूंजीगत व्यय जो है उसमें खर्च किया जाएगा कितना? 12 लाख करोड़, ठीक है। कुल बजट 52 लाख करोड़ के आसपास है, उसमें से 12 लाख करोड़ जो है ना, लगभग जीडीपी का 3.4% के आसपास जो है वो पूंजीगत व्यय होगा। फिर अगला क्या है? समर्पित मालवाहक कॉरिडोर बनाया जाएगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, डीएफसी, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। अभी वर्तमान में भी 2-3 फ्रेट कॉरिडोर चल रहा है, लेकिन एक और फ्रेट कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहां से कहां तक? पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक। यहां से सीधा क्वेश्चन मिलेगा आपको, कहां से कहां तक? ईस्ट वेस्टर्न कॉरिडोर कहां से कहां तक होगा? तो ये पश्चिम बंगाल के डानकुनी से गुजरात के सूरत तक होगा, है ना। नाम क्या दिया गया है? ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर। अगला है जल मार्ग, है ना, वाटरवेज। कहा जा रहा है कि हम लोग अब नदी के थ्रू भी अपना शिप चलाएंगे, जहाज चलाएंगे और जहाज से खूब माल भेजेंगे एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। उससे क्या होगा? लागत कम होगा, पर्यावरण प्रदूषण कम होगा, कोयला का खपत कम होगा, नाव पानी में नाव ऑटोमेटिक चलेगा, धार के साथ बहेगा, है ना। तो उसके लिए क्या होगा? नेशनल वाटरवे 5 तो डेवलप किया ही जा रहा है। इसके अलावा 5 साल में 20 नए जलमार्ग बनाए जाएंगे, ठीक है। नेशनल वाटरवे 5 कहां से कहां तक है? तालचर उड़ीसा से लेकर पारादीप धर्मा पोर्ट तक जो है हो जाएगा। तालचर में क्या होता है? कोयला मिलता है उड़ीसा में, और पारादीप क्या है? ये समुद्र के पास है, पोर्ट है, तो यहाँ से कोयला उठाएगा और पारादीप से लेगा और यहाँ से भेजेगा दूसरी जगह जहां जरूरत होगा, ठीक है ना। तो नेशनल वाटरवे 5 याद रखिएगा। 5 साल में कितने जलमार्ग शुरू होंगे? 20 जलमार्ग। फिर जहाज मरम्मत करने के लिए ना 2 जगहों पर जो है जहाज मरम्मत करने के लिए प्लांट स्थापित किया जाएगा। कहाँ कहाँ? तो एगो तो बनारस में है भाई, और दूसरा पटना है। पटना जैसे आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पटना में भी जो गाय घाट है ना, दीघा घाट, वहां पर जहाज मरम्मत करने का जो है ना सुविधा विकसित होगा। 2 जगह होगा, बनारस और पटना में। अब पटना वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है सी प्लेन। ये क्या है? तो स्वदेशी निर्माण और पर्यटन के लिए विजिबिलिटी गैप फंडिंग योजना, ठीक है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। 5वां स्तंभ क्या है? ऊर्जा सुरक्षा, यानी एनर्जी। अगर हमको 2047 तक विकसित होना है तो हमको ऊर्जा भी एकदम मजबूत रखना पड़ेगा, है कि नहीं। धक्का धक चाहिए हम लोगों को एनर्जी। तो उसके लिए क्या लाया गया है? CCUS, कार्बन कैप्चर यूनिट लाया गया है। इसमें क्या होगा? ये 2025 दिसंबर में शुरू हो गया, और 5 क्षेत्र में, कौन कौन सा क्षेत्र? विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी और केमिकल। इस क्षेत्र में जो है ना ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ये 5 क्षेत्र याद रखिएगा भाई लोग। 5 क्षेत्र कौन कौन सा है? विद्युत है, इस्पात है, सीमेंट है, रिफाइनरी है, केमिकल है। क्या इसमें कृषि है? क्या कृषि नहीं है भाई, कृषि नहीं है। पर्यावरण है क्या? पर्यावरण नहीं है। ये सब देख लीजिए क्या है? विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी, केमिकल, ये सब जो है ना फैक्ट्री से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फैक्ट्री वाला जो भी सामान होगा ऑप्शन में, ठीक है, वही है हमारा एनर्जी सिक्योरिटी का 5 क्षेत्र में शामिल होगा। विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी, केमिकल। हम थोड़ा ज्यादा जोर दे रहे हैं, उसका कारण यही है कि यहाँ से निश्चित सवाल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। तो अगले 5 वर्षों में ना 20,000 करोड़ एनर्जी यानी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खर्च किया जाएगा। 5 क्षेत्र याद रखिएगा, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रिफाइनरी, केमिकल। आगे बढ़ते हैं। सौर ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देख लीजिए, सोडियम एंटीमोनेट। सीधा पूछेगा सोडियम एंटीमोनेट का संबंध किस चीज से है? तो क्या होता है कि जो सोलर ग्लास बनता है ना, सोलर प्लेट, तो जो चमकता है ऊपर में, उसके निर्माण के लिए ना सोडियम एंटीमोनेट का बहुत ज्यादा जरूरत होता है। और चीन के पास ही बहुत ज्यादा है, ठीक है। चीन क्या करता है? बीच बीच में उसको रोक देता है, उसको बढ़ने ही नहीं देता है। तो उससे क्या होता है? इसका दाम बहुत बढ़ जाता है। जैसे दाम बढ़ता है तो भारत का ऊर्जा सुरक्षा है ना वो कमजोर पड़ जाता है, डिपेंडेंसी बढ़ जाता है। तो भारत क्या कर रहा है? भारत क्या करेगा? सोलर ग्लास में प्रयुक्त होने वाला सोडियम एंटीमोनेट पे जो है ना कस्टम ड्यूटी को माफ कर देगा, एकदम हटा देगा। इससे क्या होगा कि जो भी मैन्युफैक्चर है ना, जो भी ये सोलर प्लेट बना रहा होगा, वो आराम से मंगा सकेगा, ठीक है। और क्या होगा? मंगाने में
उसको जो है ना उसको पैसा नहीं लगेगा ना, कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा, दाम अपने आप घट जाएगा। जैसे घटेगा तो भारत का निर्माता एकदम धकाधक बनाएगा सोलर प्लेट, ठीक है। उससे क्या होगा, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। तो ई वाला नाम याद रखिएगा, सोडियम एंटीमोनेट, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब आइए अगला स्तंभ, छठा स्तंभ, अंतिम स्तंभ, शहरी आर्थिक क्षेत्र यानी अर्बन इकोनॉमिक जोन्स डेवलप किए जाएंगे। अर्बन इकोनॉमिक जोन्स मतलब क्या, कि कुछ ऐसे शहर को चिन्हित किया जाएगा और उस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। और 7 ऐसा ऐसा ना क्षेत्र पॉइंट आउट किया गया है, ठीक है। और हमारे लिए, हम लोग बिहार में रहते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि बिहार से भी पास होने वाला है, ठीक है। देखिए दिल्ली से वाराणसी, ठीक है ना, हम थोड़ा आपको जूम भी कर देते हैं ताकि ये नक्शा दिखे। आप लोगों को दिख रहा है ये दिल्ली से वाराणसी, ठीक है, एगो यहाँ से यहाँ तक, ठीक। फिर वाराणसी से सिल्लीगुड़ी, तो दिल्ली से वाराणसी में तो कोई समस्या ही नहीं है। वाराणसी से जब सिल्लीगुड़ी जाएगा ना, तो देखिए यहाँ से बक्सर आएगा, बक्सर से इधर आपको पटना, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज होते हुए सिल्लीगुड़ी पहुंच जाएगा, ठीक है। तो बिहार के कौन कौन से जिलों से पास करेगा, तो रेलवे नेटवर्क आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। वाराणसी से बक्सर घुसा, बक्सर से क्या होगा, आरा, पटना होते हुए, बेगूसराय होते हुए, कटिहार, किशनगंज होते हुए सिल्लीगुड़ी पहुंच जाएगा। सिल्लीगुड़ी किस राज्य में है बताइए जरा आप लोग। पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक है ठीक है ठीक। अब देखिए ऊपर वाला देख लिया हम लोग, दिल्ली, वाराणसी और सिल्लीगुड़ी। अब नीचे आ जाइए, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई और चेन्नई से बेंगलुरु, इन सबको जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसे इन सबको जोड़ेगा, ये हमारा जो प्लान है ना शहरी आर्थिक क्षेत्र को डेवलप करना, ये तेजी से डेवलप हो जाएगा। जैसे डेवलप होगा, विकसित भारत का लक्ष्य हम लोग प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो भारत ऊपर वाला याद रखिएगा, सिल्लीगुड़ी वाराणसी वाला, ठीक है, हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। आज हम थोड़ा इजी वर्ड्स इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि मजे मजे में थोड़ा बजट कवर हो जाए, ठीक है ना। चलिए अब एक बार जो है हम लोग ये जितने भी 6 स्तंभ देखे हैं ना, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहीं पे, ओके। म्यूट कर दे। अब हम लोग अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्षेत्रवार जो घोषणाएं हुई हैं अलग अलग मंत्रालय के हिसाब से उस पर बात करेंगे। पहला मंत्रालय कृषि और ग्रामीण विकास देखेंगे, ठीक है। मंत्री कौन है बताइए तो, कृषि मंत्री कौन है अभी? मामा जी शिवराज सिंह चौहान, ठीक है ना, शिवराज सिंह। बहुत अच्छा है। अब देखिए शिवराज सिंह चौहान मतलब कृषि मंत्रालय को क्या क्या दिया गया है। देखिए ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, जिसको नहीं पता होगा ना एग्जाम में एकदम निश्चित गलत करेगा। नाम क्या है, भारत विस्तार। अब नाम सुन के लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि रोड वोड बढ़ाएगा, कुछ करेगा, लेकिन भारत विस्तार क्या कर रहा है, कृषि के क्षेत्र में AI के उपयोग को बढ़ावा दे रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्या ऐसा टूल बनाएगा ना जो सब भाषा में बात करेगा, क्योंकि किसान लोग तो गांव घर में होते हैं, तो उसको अंग्रेजी में बात करेगा तो समझ में नहीं आएगा ना, इसीलिए क्या करेगा, बहुभाषा AI टूल बनाएगा। तो पूछेगा आपसे कि भारत विस्तार कौन विभाग से जुड़ा हुआ है ना, तो इंटरनेट नहीं मार दीजिएगा, ये किसी विभाग से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और बहुभाषी AI टूल है, ठीक। एग्री स्टैक पोर्टल और ICAR के डाटा को यूज करते हुए क्या करेगा, बहुभाषी AI टूल बनाएगा। अब देखिए आप 4 गो 5 गो फसल है ना जिसपे विशेष फोकस दे रहा है। जैसे लास्ट ईयर जो है ना 3 ठो दाल पे बहुत ज्यादा फोकस दिया था, हर एग्जाम यही पूछता था, तूर का दाल, उड़द का दाल और मसूर का, ठीक है। तूर और अरहर नहीं था भाई, है ना, उड़द था और मसूर था, है ना, ठीक है। अब इस बार जो है ना अलग अलग 6 ठो फसल पे फोकस किया गया है। कौन कौन सा है देखिए, नारियल, काजू, कोको, अखरोट, बादाम और चंदन। चंदन का लकड़ी, ठीक है, बादाम, अखरोट, कोको, काजू, नारियल, इन सबको फोकस में लाया है, फोकस फसल है इस बार का। अच्छा इसके अलावा क्या, मत्स्य पालन यानी मछली के पालन के लिए ना 500 जलाशय का विकास किया जाएगा, ठीक है। तो ये 3 गो चीज ग्रामीण वाला याद रखिएगा। पहला क्या, भारत विस्तार यानी बहुभाषी AI टूल डेवलप करेगा, 6 ठो फसल को फोकस में लिया है, नारियल, काजू, कोको, अखरोट, बादाम, चंदन, ठीक। और मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशय का विकास किया जाएगा। आगे देखिए सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर। अब यहाँ देखिए एक शब्द आएगा ऑरेंज इकोनॉमी, डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा ये ऑरेंज इकोनॉमी का क्या मतलब है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग हैं क्या, कि खेत में किसान हैं ऑरेंज इकोनॉमी में, सीधा पूछेगा। तो ऑरेंज इकोनॉमी का मतलब क्या, आजकल के समय में आप गौर करते होंगे कि लोग रील्स बनाते हैं, लेकिन वीडियो जो यूट्यूब पे जाता है उसको पहले एडिट करना पड़ता है, ठीक है, उसमें क्रिएटिव काम करना पड़ता है, एनिमेशन बनाना पड़ता है। तो जो लोग भी जो है ना आपको एनिमेशन में
गेमिंग में, क्रिएटिविटी में, है ना, इन सब क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, उन्हीं को ना कहा जाएगा ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक है, आगे हम आपको वर्ड भी बताएंगे, एग्जैक्ट शब्द क्या उसके लिए यूज किया है। ठीक है ना, तो ऑरेंज इकोनॉमी क्या है? एबीजीसी सेक्टर, है ना। एबीजीसी सेक्टर का मतलब हम बता देते हैं आपको, यहाँ कहीं हम लिखे भी थे। ठीक है, कहा गया भाई, कोई नहीं, हम आपको बता देंगे एबीजीसी कहाँ लिखे हैं, ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है ना, तो एबीजीसी मतलब समझ गए ना क्या है? ये ऐसा सेक्टर है। हाँ हाँ, वीडियो गेमिंग कुछ ऐसे करके है ना सर इसका। ठीक है, हम बता देंगे आपको। ठीक है ना, अभी हमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो याद रखिएगा, ऑरेंज इकोनॉमी में वही सब क्रिएटिव लैब्स डेवलप किया जाएगा। 15,000 स्कूल में और 500 कॉलेज में जो है आपको ये सब बनेगा। ठीक है, उसके बाद इसका सहयोग कौन करेगा? क्रिएटिव लैब्स को हेल्प कौन करेगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी करेगा। ये कहाँ पे है? ये मुंबई का। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ऑरेंज इकोनॉमी के तहत क्रिएटर्स लैब बनेगा, उसका सहयोग कौन करेगा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी मुंबई जो है इसका हेल्प करेगा। ठीक, अब शिक्षा में भी स्टेम का मतलब क्या होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और मैथमेटिक्स। बीपीएससी 70वीं में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, 8 नंबर वाले में। तो स्टेम में क्या किया जा रहा है? तो हर जिले में छात्रावास बनाया जाएगा। ठीक है, महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। इसके अलावा 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप बनाया जाएगा। कितना विश्वविद्यालय टाउनशिप? 5 गो। भारत के हर जिले में क्या बनाया जाएगा? महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। चलिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या होगा? तो अगले 5 साल में 1 लाख नए स्वास्थ्य पेशेवर जोड़े जाएंगे। ठीक है, स्वास्थ्य पेशेवर माने क्या? डॉक्टर, एएनएम, जीएनएम, ये सब जोड़ा जाएगा अगले 5 साल में 1 लाख। निमहांस 2.0, निमहांस के बारे में पता है क्या है? बताइए तो। भारत में अभी एक जगह पे कहीं पे निमहांस खुला हुआ है, कहाँ पे खुला है? निमहांस कहाँ है भाई? बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में। ठीक है, अब एक और निमहांस खोला जाएगा, निमहांस 2, उत्तर भारत में। अभी जगह नहीं बताया गया, खाली इतना बोला गया है कि नॉर्थ इंडिया में खोलेंगे। ठीक है, और ये काम क्या करता है निमहांस? तो ये मानसिक स्वास्थ्य का राष्ट्रीय संस्थान बनेगा। यानी जो दिमाग में विकृति होता है ना, जो लोग जिसको बीमारी नहीं समझता है, चाहे डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, इसको भी जो है ना, अब आजकल के समय में नया प्रकार का बीमारी है। ठीक है ना, तो उसके लिए भी सरकार प्रयास कर रहा है। तो एगो निमहांस तो बेंगलुरु में खोला है, और दूसरा जो है उत्तर भारत में खोलेगा। अब देखिए, आयुष के लिए क्या कर रहा है? 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान बनेंगे एम्स की तर्ज पर। ठीक है, 3 तो नया बनने वाला है, तो ये पूछा जा सकता है 3। अब पर्यटन के क्षेत्र में क्या हो रहा है और विज्ञान के क्षेत्र में वो समझिए। तो माउंटेन ट्रेल्स बनाया जाएगा। ट्रेल माने घूमने फिरने का इलाका। ठीक है ना, तो कुछ तो हिमालय राज्य में बनाया जाएगा। हिमालय का राज्य कौन कौन सा है हिमालय क्षेत्र में? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा अराकू घाटी में भी बनाया जाएगा। अराकू घाटी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। एकदम पूछा जाएगा भाई, अराकू घाटी सीधा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। अब पश्चिमी घाट बताइए तो कौन कौन से राज्य में है पश्चिमी घाट? महाराष्ट्र में है क्या? कर्नाटक में है? गोवा में है? केरल में है ना? तो ये पश्चिमी घाट वाला आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, तो कहाँ कहाँ माउंटेन ट्रेल बनाया जा रहा है? हिमालय क्षेत्र के राज्यों में, अराकू घाटी यानी आंध्र प्रदेश में, और पश्चिमी घाट में। इसके अलावा टर्टल ट्रेल भी बनाया जाता है। कहाँ पे? उड़ीसा में, कर्नाटक में, केरल में। उड़ीसा वाला टर्टल तो बहुत फेमस है भाई, क्या नाम है बताइए तो जरा। भितरकनिका। कछुआ, है ना, बहुत अच्छा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो टर्टल ट्रेल कहाँ है? उड़ीसा, कर्नाटक, केरल में। अब माउंटेन ट्रेल पहाड़ी क्षेत्र होगा, तो हिमालय के राज्य में तो है ही। इसके अलावा अराकू घाटी और पश्चिमी घाट में। अच्छा, वर्ड वाचिंग ट्रेल भी बनाया जा रहा है ना, पक्षी का देखने के लिए। तो पुलिकट झील में बनाया जाएगा। पुलिकट झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। पूछा जाता है पुलिकट में पानी किस नदी का आता है? ठीक है ना, यूपीएससी का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा कौन सा है। चलिए, अगला क्या है? पुरातत्व। पुरातत्व माने 15 साइट का पुनरुत्थान किया जाएगा। 15 को ऐसा ऐसा साइट चुना जाएगा और उसको डेवलप किया जाएगा। ठीक है, वो 15 को साइट में से ना बहुत सारा तो आपको हड़प्पा वाला सभ्यता से लिया गया है, जैसे लोथल, धोलावीरा, राखी गढ़ी, फिर सारनाथ, हस्तिनापुर, लेह। ठीक है ना, तो ये सब जो है 15 को चुनेगा और उसका डेवलप करेगा। फिर खगोल विज्ञान। ठीक है, खगोल में क्या कर रहा है? 4 नया टेलीस्कोप स्थापित करेगा। क्या ठो? 4 ठो। कौन कौन सा है? नेशनल लार्ज सोलर, ऑप्टिकल इंफ्रारेड, हिमालय चंद्र और कॉस्मोस। ये 4 गो नाम याद कर लीजिएगा। नेशनल लार्ज सोलर,
ऑप्टिकल इंफ्रारेड, हिमालय चंद्र और कोसमोस। अगर किस्मत अच्छा रहा तो सिंपल यही पूछेगा कि कितना नया टेलीस्कोप बनाया जा रहा है, तो 4 गो। अगर भारी रहा तो नाम दे देगा, अब बोलेगा कौन सा था कौन सा नहीं था। ठीक, अगला है ग्लोबल बिग कैट समिट। तो भारत तो इसका हेडक्वार्टर ही है, यहाँ पे समिट होने वाला है, तो इसका भी जिक्र जो है हमारी मंत्री जी कर दी है। ठीक है, अंतिम है लास्ट समावेशी विकास, सोशल जस्टिस। ठीक है, सोशल जस्टिस माने क्या, महिला, बुजुर्ग, बाल बच्चा, बच्चा लोग हुआ, इसके अलावा अनाथ हो गए लोग, दिव्यांग जन हो गए, इन सब लोगों के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है, यही सब जो है ना सोशल जस्टिस में आ जाता है। ठीक है, तो दिव्यांग के लिए क्या किया जा रहा है, दिव्यांग जन कौशल योजना लाया जा रहा है। ठीक, दूसरा दिव्यांग सहारा योजना लाया जा रहा है। दिव्यांग सहारा योजना के तहत क्या होगा, कृत्रिम अंग लगाया जाएगा। ठीक, फिर मानसिक स्वास्थ्य ट्रोमा सेंटर भी बनाया जाएगा। फिर पूर्वोत्तर में दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल में पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। ठीक है, दुर्गापुर में पूर्वी तट औद्योगिक कॉरिडोर, इसके लिए 4000 इलेक्ट्रिक बसें दी जाएंगी। ठीक, अब भाई बंगाल में भी चुनाव है तो कुछ देना पड़ेगा ना। देखिए 3 जगह चुनाव होने वाला है, कहाँ कहाँ, आसाम में, बंगाल में और तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के लिए तो साड़ी पहन के आ गई कांचीवरम का, अब बंगाल के लिए 4000 बस दे दी हैं, और ऊपर से क्या दी हैं, दुर्गापुर में पूर्वी औद्योगिक कॉरिडोर। ठीक है, और आसाम में क्या किए हैं, तो आसाम में तो 8वां वेतन ही लागू कर दिए हैं। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ जो है ना वो भी है ना, लास्ट फेज में जो है हम लोग बजट में जो भी आंकड़े आए हैं, ठीक है, चाहे फिजिकल डेफिसिट को हो या ग्रोथ रेट का हो, ठीक है, ये जो भी आंकड़ों में जो बातें की गई है ना उसको देखेंगे। ऊपर हम लोग योजना देख लिए, नीचे हम आंकड़ा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या, राजकोषीय घाटा। बस आपको एक आंकड़ा याद रखना है, 4.3%। ठीक है, कितना है, 4.3%। इतना जो है फिजिकल डेफिसिट को लाना ही लाना है अगले साल। ठीक है, 26-27 में कितना लाना है, 4.3%। इसके अलावा और क्या बोला है, बोला है 2030-31 तक क्या करना है, जीडीपी और ऋण का अनुपात जो है ना वो 51% लेके आना है। कितना, 51%। तो फिजिकल डेफिसिट 4.3% और डेप्थ टू जीडीपी रेशियो 51% लाना है। ठीक, 51 रुपया का देते हैं ना हम लोग, भोज उज खाते हैं ना, तो इतना लाना है 2030-31 तक। अब 16वां वित्त आयोग का जो गठन किया गया था, अपना रिकमेंडेशन दे दिया था। इसके अध्यक्ष थे कौन थे, पनगड़िया जी, अरविंद पनगड़िया। तो वो जब अपना दे दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं फाइनेंस कमीशन 280 अनुच्छेद के तहत और 281 के तहत रिपोर्ट जो है उसको बजट में शामिल किया, राष्ट्रपति को सौंपे थे, तो उनकी अनुशंसाओं पर विचार किया गया और उसको बजट में शामिल किया गया है। तो इस बार जो है 16वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों का हिस्सा कितना रखा गया है, 41%। यानी पहले भी 41% था, उसको न बढ़ाया गया न घटाया गया, जैसा था वैसा ही छोड़ दिए, 41% का 41% ही बरकरार रहा। बिहार को लाभ ही छोड़ दीजिए भाई, अपने काम का नहीं है, बट इतना देख लीजिएगा कि हर साल क्या होता है, बजट का आकार बढ़ता है। ठीक है, बजट का आकार बढ़ेगा ना भाई, पिछला बार अगर 50 लाख करोड़ का बजट था तो इस बार 52 लाख करोड़ का होगा। तो जैसे जैसे थोड़ा बढ़ेगा तो क्या होगा, बिहार को मिलने वाला हिस्सा भी तो बढ़ेगा। तो कह रहा है क्या कि वित्त वर्ष 2026-27 में 1,51,831 करोड़ बिहार को मिलेगा। तो 1,51,000 याद रखिएगा, ठीक है ना, उसी से काम पास हो जाएगा। और पिछले साल से 13,316 करोड़ ज्यादा मिला है, तो ज्यादा तो मिलेगा ही भाई। ठीक है, आकार बढ़ेगा तो ज्यादा मिलेगा ही। चलिए अब टैक्स को देखते हैं। तो नया आयकर अधिनियम जो होगा ना वो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ये अधिनियम पहले ही पास हो गया था पिछले ही साल, तो ये लागू कब से हो रहा है, 1 अप्रैल से। ठीक, इसके अलावा इस साल जो है ना टैक्स के स्लैब में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, जितना टैक्स पहले कलेक्ट करता था सरकार उतना ही करता रहेगा। ठीक, एक चीज चेंज हुआ है और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि विदेशी कंपनी जो डेटा सेंटर स्थापित करेगा ना भारत में, उसको 2047 तक टैक्स हॉलीडे दिया गया। मतलब क्या कि भारत में डेटा सेंटर स्थापित कीजिए, हम पैसा नहीं लेंगे, हम टैक्स नहीं लेंगे, आइए और स्टैब्लिश करते रहिए। कब तक, 2047 तक। अब देखिए कुछ चीज सस्ता हुआ, कुछ चीज महंगा, एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है। शेयर बाजार में क्या किया है, देखिए एक होता है F&O, मतलब क्या, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये सब शेयर मार्केट का एक टर्म है।
ठीक है। तो उसमें क्या हुआ ना, पहले इसका टैक्स जो था ना लिमिट 0.02% था, इसको बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया, यानी टैक्स बढ़ा दिया। जैसे टैक्स बढ़ाया ना, तो कल आपको पता होगा कि बजट संडे को आया था, और संडे को ना मार्केट रहता है बंद, सेंसेक्स शेयर मार्केट बंद रहता है। लेकिन सरकार सोचा कि बजट संडे को ला रहे हैं, तो बजट के कारण ना पैसा ऊपर बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे ही बजट लाया, मार्केट खुला छोड़ा, ये टैक्स बढ़ा दिया 0.02 से 0.05, बस मार्केट सीधा 2000 पॉइंट नीचे गिर गया। तो जितना पैसा लगाया था ना, सब घाटा हो गया लोगों को। ये सब एडिशनल चीज है भाई, याद ये रखना है कि 0.02 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया है। अब रुपया आता कहां से है, रुपया जाता कहां पे है, ठीक। मान के चलिए कि 100 रुपया है, ठीक है ना, टोटल आने के लिए, ठीक है। 100 रुपया हमको कहीं से मिलेगा, तो 100 रुपया में सबसे ज्यादा हमको कहां से मिला, उधारी से। हम सबसे ज्यादा पैसा कहां से लिए, उधारी से कमाए, कितना, 24 रुपया। फिर इनकम टैक्स से कमाए 21 रुपया, और फिर जीएसटी से कमाए 18 रुपया, और फिर निगम कर से कमाए 17 रुपया। तो एकदम याद कर लीजिएगा, उधार सबसे ज्यादा लिए, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, और फिर निगम कर, ठीक है ना, याद हो रहा है। सबसे पहले ज्यादा उधार, फिर इनकम टैक्स, फिर जीएसटी, और फिर निगम कर। अब जब हमको 100 रुपया मिल गया, तो अभी 100 रुपया कहीं कहीं खर्चा भी होगा मेरा, तो कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, 100 रुपया जो हमको आया था ना, उसमें से 22 रुपया हम क्या किए, राज्यों को अपना हिस्सा दे दिए। केंद्र सरकार राज्य को बोला कि जितना जितना रुपया अपना ले जाओ, तो 22 रुपया ले गया 100 में। फिर यहाँ जो उधार हम लोग ले रहे हैं, तो पिछला साल भी तो उधार लिए थे, उससे पहले भी तो उधार लिए थे, तो उस उधार का भाई ब्याज तो देंगे ना, इंटरेस्ट तो देंगे। तो फिर हम क्या किए, राज्य का अपना हिस्सा देने के बाद 20 रुपया जो है ना, उसका टैक्स, मतलब उसका इंटरेस्ट दे दिए, जिसका पहले लिए थे उसको इंटरेस्ट देते गए। और अंत में केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं पर 17 पैसा हम लोग खर्च किए, 17 रुपया, ठीक है। तो हमारे साथ रिवाइज कीजिए, 100 रुपया हमको आना है, सबसे ज्यादा कहां से आएगा, उधार से, फिर इनकम टैक्स से, फिर जीएसटी से, और फिर निगम कर से, कारपोरेशन टैक्स से। 100 रुपया जाएगा कहाँ कहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले राज्य का हिस्सा दे दिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट जो देना था हमको, इंटरेस्ट 20% वो दे दिए, और फिर हम 17 रुपया जो है ना खर्चा कर दिए अपनी सरकारी योजनाओं पर, केंद्र सरकार की योजनाओं पर, ठीक। ये हमारा कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, ये क्लियर हो गया। और अंत में किस मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा मिला, तो सबसे ज्यादा ना परिवहन मंत्रालय को मिला है। कौन है मंत्री, बताइए तो, बताइए ना हो, नितिन गडकरी। तो नितिन गडकरी माला माल हो गए, सबसे ज्यादा पैसा उनको मिला है। फिर रक्षा विभाग को मिला है, पिछला बार से ना लगभग 1 लाख करोड़ ज्यादा मिला है। कारण क्या है, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो सरकार को लगा कि थोड़ा कमजोर न पड़ जाए, इसीलिए थोड़ा और पैसा दे देते हैं कि चीन और पाकिस्तान के साथ लड़ेंगे ना, तो पूरा असला बारूद तैयार रहेगा। तो इस बार इसको थोड़ा ज्यादा पैसा दिया है, लेकिन परिवहन से कम दिया है। परिवहन 1 नंबर पे है, ट्रांसपोर्ट 2 नंबर पे रक्षा विभाग, तीसरा पे है ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास के मंत्री कौन है, बताइए तो जरा, बताइए ना मामा जी, अभी तो बोले थे आप लोग, चौहान है ना, कृषि और ग्रामीण विकास था ना उनका, ठीक है ना। चलिए, तो ये हमारा बजट खत्म हो गया। अब बिहार का थोड़ा ढूंढ लेते हैं, अभी जो पढ़े ना उसी में से अपना क्लियर हो जाएगा। याद कीजिए तो, वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर हम पढ़ाए थे, अभी बताए थे ना आपको, याद आ रहा है नक्शा पे। तो वही वाराणसी सिलीगुड़ी कॉरिडोर जब पास होगा ना बिहार से, तो बक्सर, आरा, पटना, बेगूसराय, कटिहार, किशनगंज होके जाएगा, ठीक। शिप रिपेयर करने के लिए कहाँ कहाँ लग रहा था, बनारस में या पटना में, तो पटना वाला याद रखिएगा, गाय घाट, दीघा। शहरी विकास, अब देखिए सरकार बोला है कि हम शहर का विकास करेंगे, टीयर 2 और टीयर 3 के शहर का। कौन कौन सा टीयर 2 और टीयर 3 के शहर का विकास करेंगे। तो उसी क्रम में ना बिहार के 8 गो शहर का भी डेवलपमेंट होगा। 8 गो शहर कौन कौन सा है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया, बिहार शरीफ, बेगूसराय। तो याद होता है तो कर लीजिएगा, ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चूंकि बिहार का है, इस सब में से कोई ना कोई सब जिला का होगा ही। 1-2 जिला तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, जैसे कुछ जिला, पटना तो ऑटोमेटिक याद ही रहता है, मुजफ्फरपुर तो ऐसे भी क्या कहते हैं स्मार्ट सिटी है, भागलपुर स्मार्ट सिटी है, गया, बोध गया तो है, ये स्मार्ट सिटी है, ठीक है, बिहार शरीफ स्मार्ट सिटी है। तो बच गया दरभंगा, पूर्णिया, बेगूसराय। इस सबको भी आप लोग तो कोशिश कीजिएगा थोड़ा याद हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अभी हम बताया आपको कि भारत के हर जिले में क्या बनेगा, गर्ल्स हॉस्टल बनेगा। तो भाई बिहारो तो भारत में है, तो बिहार के 38 जिला में भी तो गर्ल्स हॉस्टल बनेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा बजट जो है
ये समाप्त हुआ, लेकिन हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे, ठीक है, आंकड़ा देखेंगे एक बार, ठीक है। तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, बजट का इतिहास का बात किए थे। इतिहास में भी सबसे पहले देखे थे 1860 में जेम्स विल्सन पहला बजट पेश किए। 24 जुलाई को जो है 1860 को आयकर का जो है नींव रखे थे, इसीलिए हर साल 24 जुलाई को हम लोग आयकर दिवस मनाते हैं। 1924 में एकवर्थ कमेटी आया था, रेल बजट को आम बजट से अलग अलग कर दिया। फिर 1947 में पहला बजट स्वतंत्र भारत का आर सन्मुखम चेट्टी प्रस्तुत किए। 1950 में जॉन मथाई प्रस्तुत किए। 1970 में इंदिरा गांधी पहली महिला बनी जो बजट प्रस्तुत की। 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहते हैं। क्यों ब्लैक हुआ था, काहे कि राजकोषीय घाटा बहुत ज्यादा हो गया था युद्ध और सूखा के कारण। फिर 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स आया, मनमोहन सिंह बजट प्रस्तुत किए, शब्द के हिसाब से सबसे लंबा बजट था। 1999 में क्या हुआ, शाम से में बजट प्रस्तुत होता था, अब उसको कर दिया गया सुबह में, ठीक है। 2000 में क्या हुआ, पहली बार शनिवार को बजट प्रस्तुत हुआ। 2017 में क्या होता है, तो रेल बजट को आम बजट से मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया। किस समिति की सिफारिश पर, विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर। 2019 में क्या हुआ, बजट की जगह पे बही खाता शुरू हुआ निर्मला सीतारमण के द्वारा। 2021 में पेपरलेस बजट आया, क्योंकि कोविड था तो पेपर में छापना नहीं था। क्यों नहीं छापना था, क्योंकि टच होगा तो कोरोना फैलेगा, इसलिए डिजिटल बजट आया, ठीक। सबसे ज्यादा बजट कौन पेश किए हैं, मोरारजी देसाई, हलवा सेरेमनी वगैरह आपको पता ही होगा। बजट फ्रेंच शब्द है, इसका मतलब होता है चमड़े का बैग, ठीक है। ये जो बजट होता है वो मनी बिल है, राष्ट्रपति के पहले स्वीकृति लेनी होती है। 112 नंबर अनुच्छेद में क्या है, बजट है, ठीक है। उसके बाद ये सब आर्टिकल जो है आप लोग खुद से देखिएगा। बजट कितने चरणों में प्रस्तुत होता है, 6 चरण में। इस चरण आप लोग, ये पीडीएफ मिलेगा तो उसको रिवाइज कीजिएगा। फिर यहाँ से जो है 2026-27 का बजट हम लोग देखे थे। 1 फरवरी को आया, गुरु रविदास जयंती था और माघ पूर्णिमा था। निर्मला सीतारमण का 9वां बजट था, हलवा खाई। उसके बाद कांचीवरम का साड़ी पहनी तमिलनाडु वाला और भाषण दी, ठीक है। क्या बताएं, 3 ठो कर्तव्य है और कर्तव्य को पूरा करने के लिए 3 गो स्तंभ पे जोड़ दी है। विकसित भारत के लिए बोली हैं कि 6 ठो स्तंभ है। 2047 तक अगर विकसित भारत बनना है तो 6 स्तंभ पर काम करना पड़ेगा, 6 पिलर पे। पहला था विनिर्माण, दूसरा था विरासत, तीसरा था एमएसएमई को चैंपियन बनाना, चौथा था अवसंरचना का विकास करना, पांचवा था ऊर्जा सुरक्षा बहाल करना, और छठा और अंतिम था शहरी आर्थिक क्षेत्र का डेवलपमेंट करना, जिसके तहत 60 कॉरिडोर का विकास होगा और एक कॉरिडोर अपना बिहार से भी पास करेगा। फिर कुछ योजना पे बात किए थे, कृषि क्षेत्र का योजना, ऑरेंज इकोनॉमी पे बात किए थे, ठीक है। उसके बाद पर्यटन टूरिज्म पे बात किए थे। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश वाला कुछ नया मिला था, तो याद रखिएगा। उसके बाद समावेशी विकास पे बात किए थे, ठीक है। दिव्यांग सहारा योजना का कृत्रिम अंग लगाया जाएगा, ये सब याद रखिएगा। फिर हम लोग कुछ डाटा याद किए थे, तो 4.3% फिजिकल डेफिसिट था। 51% जो था ना टैक्स टू जीडीपी रेशियो हासिल करना है 2030-31 तक। फाइनेंस कमीशन जो 16वां आया है तो उसके रिकमेंडेशन हुआ, तो पैसा जो है ना राज्य का हिस्सा ना बढ़ाया गया ना घटाया गया, तो 41% बरकरार रखा गया। नया आयकर अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। 2047 तक टैक्स हॉलीडे रहेगा उन कंपनियों को, उन विदेशी कंपनियों को जो भारत में डेटा सेंटर स्थापित करेंगी, ठीक है। टैक्स जो था ना उसको 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया गया। पैसा कहाँ से आता है, पहला नंबर पर उधार लेते हैं, दूसरे नंबर पर इनकम टैक्स, तीसरे नंबर पर जीएसटी। पैसा जाता कहाँ है, राज्यों का हिस्सा, फिर इंटरेस्ट दे देते हैं और फिर केंद्रीय योजनाओं में खर्च हो जाता है। मंत्रालय के हिसाब से परिवहन मंत्रालय को सबसे ज्यादा पैसा, दूसरे नंबर पर डिफेंस मंत्रालय और तीसरे नंबर पर ग्रामीण विकास, ठीक है। और बिहार से संबंधित ये सब था, तो इसे आप लोगों को याद ही होगा। तो इस तरीके से हम लोगों का बजट जो है फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है।